जय श्री राम दोस्तों। एक गरीब पिता अपने छोटे से घर में 3 से 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 3 से 4 बच्चों से अपने राज से महल में एक पिता को नहीं पाला जाता। देखिए पिता की दर्द भरी कहानी। बेटा, मैं बुढ़ापे में इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। तभी अंदर से नीलम की आवाज़ आई, तुम अपने बूढ़े बाप को अपने छोटे भाई के यहाँ क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा। जब देखो मेरे सर पे ही तांडव करते रहते हैं। बाकी वे दोनों देवरानी जेठानी तो ऐश की ज़िंदगी जी रही हैं और मैं यहाँ अकेली बुढ़े की सेवा में लगी रहूं। जब देखो कोई ना कोई इनका रिश्तेदार आता रहता है। पहले तो इनके काम करो, फिर उनके रिश्तेदारों के। कभी इनका कोई दोस्त आ जाता है, कभी इनकी कोई बहन आ जाती है, कभी इनका कोई भाई आ जाता है। मैंने बूढ़े ससुर का ठेका लिया था, उनके रिश्तेदारों का नहीं। और उन दोनों को देखो कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। ना तो बूढ़े ससुर से मतलब, ना उनके रिश्तेदारों से। बस जब हिस्सा लेने की बारी आई तो सब आगे आ गए, लेकिन सब जिम्मेदारी की बारी आई तो कोई आगे नहीं आया। मैं ही फालतू दिखती हूँ ना सबको, जैसे मेरी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। एक तो इनके यहाँ रहने से मेरा दम घुटता है। जब देखो मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, जैसे मैं कोई बहू नहीं, इनकी नौकरानी हूँ। और मैं पागल इनके ही आगे पीछे नाचती रहती हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। और इतनी महंगाई में खर्चा का तो कोई पता ही नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ कर रख जाता है। इनकी दवाइयाँ, कभी डॉक्टर के लिए जाना, कभी कोई चेकअप करवाना। बुढ़ापे में कोई ना कोई बीमारी तो इन्हें लगी ही रहती है। ऊपर से कभी जूस, कभी सलाद, फरमाइशें चालू ही रहती हैं। पहले तो पूरे घर का खाना बनाओ, उसके बाद आपके बाबूजी के लिए अलग से दलिया खिचड़ी बनाओ। लगता है मेरे नसीब में खाली खाना पकाना ही लिखा है। शादी से पहले अपनी लाइफ कितनी अच्छे से जीती थी। फ्रेंडों के संग बाहर जाना, मूवी जाना। आप तो सिर्फ चूल्हे में ही लगी रहती हूँ। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? अपनी पत्नी नीलम की ऐसी बातें सुनकर गौरव खुद ही बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ तो उसको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और रोज़ रोज़ सुबह उठते ही नीलम की यही कहानी शुरू हो जाती। जब भी बाबूजी रहने आते थे तो इसी तरह वो चिड़चिड़ी हो जाया करती थी। हमेशा गरम तवे की तरह ही उखड़ी उखड़ी रहती थी। वो कभी अपने बच्चों पर गुस्सा करती तो कभी अपने पति पर। वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने ससुर को ही सुनाती थी। बेचारे बूढ़े ससुर की भी अपनी मजबूरी थी। आखिर इस बुढ़ापे में वे कहाँ जाएं? अपने बेटे के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? राम प्रसाद जी की उम्र 70 साल की है। उनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। वे बारी बारी से जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे, वही बहू बेटे उन्हें खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। राम प्रसाद जी के लिए एक दिन काटना भी मुश्किल होता जा रहा था। राम प्रसाद जी की पत्नी मीनाक्षी देवी का देहांत हुए 1 साल ही हुआ था। मीनाक्षी देवी के जाने के बाद राम प्रसाद जी बिल्कुल अकेले हो गए। जब तक मीनाक्षी देवी जी जिंदा थीं, तब तक अपना दुख सुख बांट सकते थे, पर अब किसके साथ बांटे? बेटों के पास तो 2 मिनट पास बैठने का भी टाइम नहीं है। उम्र की वजह से राम प्रसाद जी को बैठने उठने में भी काफ़ी परेशानी होती थी, इसलिए वे अक्सर घर में ही रहा करते थे। बाहर आने जाने में उनको बहुत परेशानी होती थी। आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता था। उनके दिन भर घर में बैठे रहने से बहू में पूरी तरह से चिड़चिड़ी हो जाया करती थी और जो भी मुंह में आता था उनको अनाप शनाप बोल देती। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या करें? अब जीने के लिए खाने पीने और दवाइयाँ
कपड़े तो चाहिए ही होते हैं। राम पिशाजी 2-2 महीने तीनों बेटों के यहाँ रहा करते थे। 2 महीने एक बेटे के यहाँ पर, 2 महीने दूसरे बेटे के यहाँ और 2 महीने तीसरे बेटे के यहाँ। जिस बेटे के घर पर रहते थे वही उनका पूरा खर्चा उठाता था। राम पिशाजी कुछ देर अखबार पढ़कर अपना टाइम पास किया करते थे, पर उनका चश्मा टूट गया था। काफ़ी दिन हो गए, पर नीलम ने चश्मा बनवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद वह अपने छोटे बेटे बिक्की के घर जाने वाले थे। नीलम को गुस्सा इस बात का भी था कि 2 महीने से ऊपर हो गए थे, क्योंकि उनका छोटा बेटा बिक्की अपने ससुराल गया था अपने साले की शादी में। इधर राम पिशाजी को रहते हुए 1 हफ्ता ऊपर हो गया था। राम पिशाजी के तीनों बेटे एक ही शहर में रहते हैं। राम पिशाजी और मीनाक्षी देवी जी ने अपने तीनों बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, उनकी बहुत ही अच्छे से परवरिश करी। तीनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। राम पिशाजी का कोई बड़ा सा कारोबार नहीं था, एक छोटी सी नौकरी करते थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। दिन रात कड़ी मेहनत करते थे जिससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें और अपने परिवार को पाल पोस सकें। अपने बच्चों के खर्चे पूरे करते करते वे अपने लिए कुछ जमा पूंजी करना भूल ही गए। उन्हें विश्वास था कि बड़े होकर बच्चे उन्हें कोई भी कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटे से किराए के घर में ही निकाल दी। अपनी पूरी ज़िंदगी वे अपने बच्चों का भविष्य बनाने में ही लगे रहे। कभी अपने और मीनाक्षी देवी जी के बारे में नहीं सोचा। आज भी उन्हें वह दिन याद है जब अपने बड़े बेटे अमित की नौकरी लगी थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। अमित की नौकरी लगते ही उसके लिए लड़की वालों के रिश्ते आने लग गए थे। अमित की नौकरी तो अच्छी थी, लेकिन कोई भी लड़की वाला किराए के घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। उसने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट बुक करवा दिया और शादी होते ही अपनी पत्नी को लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो गया। उसने अपने माँ बाबूजी या अपने भाइयों से एक बार भी नहीं कहा कि आप सब भी मेरे साथ उस घर में रहो। कुछ समय के बाद ही उसकी दादी का देहांत हो गया। दादी के देहांत वाले दिन भी वे पूरी रात नहीं रुका। दोनों बहू बेटे सुबह आते और शाम को वापस अपने घर चले जाते। जब घर खर्च देने की बारी आई तो उसने मना कर दिया। कहा, मैंने अभी अभी इतना बड़ा फ्लैट लिया है, उसकी किस्त भी मुझे भरनी होती है, मैं 2-2 खर्चे नहीं संभाल सकता। और अभी नई नई हमारी शादी हुई है, कोई ना कोई खर्च लगा ही रहता है। इधर उनके छोटे बेटे की अलग ही कहानी चल रही थी। वह कॉलेज में था, एक लड़की नैना से प्यार करता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उनके पिता की शर्त थी, मेरी बेटी उसी लड़के से शादी करेगी जो घर जमाई बनकर रहेगा। विक्की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नैना से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वह अक्सर बिजनेस के चक्कर में एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था, साथ में ही नैना को भी ले जाया करता। बिजनेस का बिजनेस और घूमने का घूमना हो जाया करता था दोनों। इधर मीनाक्षी देवी जी बीमार रहने लगी थी। राम पिशार जी ने बिक्की और अमित को मदद करने के लिए कहा और उन दोनों बेटों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। राम प्रसाद जी ने मीनाक्षी जी के कुछ जेवर बेचकर उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें बचा नहीं सके और राम प्रसाद जी अकेले रह गए। इधर बीच वाला बेटा गौरव नौकरी के लिए काफ़ी जगह अप्लाई कर रहा था। कहीं जाकर भगवान ने उसकी सुनी और एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई। अब राम प्रसाद जी ने सोचा, चलो अब दिन अच्छे आएंगे, लेकिन वह भी अपने बड़े और छोटे भाई की तरह ही निकला। उसने भी यही सोचा, जब बड़े भाई और छोटे भाई को ही नहीं पड़ी है बाबूजी की, तो मैं क्यों फ़िक्र करूं। कुछ समय के बाद गौरव ने भी शादी कर ली। तीनों बेटे अलग अलग जाकर रहने लगे। तीनों बेटे अपने बूढ़े पिता को अकेला छोड़कर चले गए। मीनाक्षी देवी के जाने के बाद जो भी कर्ज उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था, वह सब उन्होंने उनके जेवर बेचकर चुका दिया।
एक दिन राम प्रसाद जी ने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेली जान, अब तुम तीनों की ही जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। यह मकान भी किराए का है, इसका किराया भी मैं नहीं चुका सकता। तीनों बेटे और बहुओं ने मिलकर निर्णय कर लिया। राम प्रसाद जी हर बेटे के घर 2 महीने रहने लगे। गौरव के घर रहते हुए उन्हें 2 महीने से 1 हफ्ता ऊपर हो गया था। अभी विक्की लेने नहीं आया था। इसी बात पर नीलम गुस्से में चिड़चिड़ा रही थी। खुद तो मियाँ बीबी घूमने चले गए और मुसीबत हमारे सर पर छोड़ गए। देखिए जी, 1 हफ्ता ऊपर हो गया है। अगर कल तक छोटा भाई लेने नहीं आया तो कह देती हूँ कल से इस बुढ़े का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिक दूंगी और विक्की भैया को बिल भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं। एक बाप 3-3 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 3-3 बच्चों से एक बाप को नहीं पाला जाता। काश मैंने थोड़े बहुत पैसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे होते। मेरे पास जो भी था इन तीनों बच्चों पर खर्च कर दिया। यहाँ तक कि मीनाक्षी देवी के जेवर तक बेचकर इन तीनों की पढ़ाई का कर्ज भी चुकाया। अब ये तीनों मुझे आंख दिखाते हैं। जब देखो हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जैसे मैं इनका पिता नहीं कोई नौकर हूँ। बहुओं तो 2 रोटी क्या देती हैं, ताने मार मार कर सीना छल्ली कर देती हैं। भिखारी जैसी ज़िंदगी बना कर रख दी है मेरी। उससे अच्छी ज़िंदगी तो एक भिखारी की होती है, जो भीख मांगकर सुकून से तो खाता है। 8 दिनों के बाद विक्की राम प्रसाद जी को लेने आता है और लेकर अपने घर चला जाता है। बाबूजी, आपके रहने का इंतज़ाम घर के पीछे सर्वेंट रूम में कर दिया है। अभी वही रूम खाली है और आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना। विक्की इतना बोलकर वहाँ से चला गया। सुबह शाम नौकर चाय पानी खाना रखकर चला जाता था। राम प्रसाद जी को पीछे वाले कमरे से घर में आने की परमिशन नहीं थी। राम प्रसाद जी के घर आने के बाद नैना तो उनसे एक बार भी मिलने नहीं आई थी। नैना विक्की के संग ऑफिस में काम करती थी, इसीलिए बच्चों को आया संभालती थी। एक सुबह घर के पीछे वाले गार्डन में राम प्रसाद जी टहल रहे थे। वहीं उन्हें दूर अपनी पोती की झलक दिखाई दी। पोती के प्यार में बिना सोचे समझे वह घर के अंदर चले गए। आया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वह चुप ही नहीं हो रही थी, लगातार रोए जा रही थी। 9-10 महीने का बच्चा कहाँ बोल पाता। उन्होंने उसे गोदी में उठाया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बच्चा थोड़ी ही देर में हंसने लगा। राम प्रसाद जी ने अपनी पोती को जी भर के देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद बेटा और बहू ऑफिस से घर आ गए और आया का गुस्से वाला चेहरा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मैडम जी, जब बच्चा इनको ही संभालना था तो मुझे यहाँ पर क्यों रखा? अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी। इन्होंने बच्चा मेरे हाथ से ले लिया। यह सुनते ही दोनों बहू बेटे मुझे ज़ोर ज़ोर से मारने लग गए। अपने हमारा बच्चा गोदी में क्यों लिया? आप घर के अंदर कैसे आए? आपको मना किया था ना घर के अंदर आने के लिए। पता नहीं हाथ भी साफ किए थे या नहीं। गंदे हाथों से मेरे बच्चे को गोदी में क्यों उठाया? राम प्रसाद जी रोते हुए अपने पीछे वाले कमरे में आ गए और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे। पास में रखी हुई मीनाक्षी देवी जी की तस्वीर से बातें करने लगे। अच्छा हुआ आप यह दिन देखने से पहले ही चली गई, वरना ऐसे नालायक बेटों को जन्म देने का अफसोस होता आपको। जैसे तैसे 2 महीने निकल गए। अमित उनको लेने के लिए आ गया। उन्होंने पता था कि जहां 2 बेटों के घर पर वे बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर पर उनकी वही दुर्गति होने वाली है। अमित और उसकी वाइफ दोनों ही नौकरी करते थे। उनके घर पर खाना बनाने वाली मेड आया करती थी। सुबह 7 बजे ही वे खाना बनाकर रख जाया करती थी। रोटी भी मेड बहुत पतली और छोटी बनाया करती थी। 3 जनों के लिए बहू केवल 6 रोटियां ही बनवाती थी। रोटी इतनी पतली और छोटी होती थी, उसमें पेट भी नहीं भरता था। उन्होंने अपने बेटे अमित को कहा, बेटा
रोटियां कम पड़ती हैं, थोड़ी ज़्यादा बनवा दिया कर। बहू ने सुन लिया और कहा, बाबूजी, इस उम्र में ज़्यादा रोटियां खाओगे तो गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बेकार में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारे तो फालतू के पैसे खर्च हो जाएंगे। राम प्रसाद जी चुप होकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर राम प्रसाद जी सोचने लगे, अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया, अब तीनों बेटों से एक साथ बात करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और कहा, मैं अब तुम तीनों के साथ नहीं रहना चाहता। मैंने तुम तीनों को इतनी अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया। अब इस बुढ़ापे में मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम लोग तो मुझे खाना भी एक भिखारी की जैसे देते हो, जैसे मैं तुम्हारा बाप नहीं, कोई घर का नौकर हूँ। अब मैं तुम तीनों के आगे हाथ और नहीं फैला सकता। अब मैंने अलग रहने का फ़ैसला कर लिया है। अब मैं एक छोटा सा घर लेकर अलग ही रहूँगा और उस घर का जो भी खर्चा होगा, खाने पीने, किराए, बिजली, पानी, वो तुम तीनों मिलकर करोगे। अगर तुम तीनों ने इनकार किया तो मैं पुलिस स्टेशन में तुम तीनों के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा दूँगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हाथापाई करते हैं। फिर तुम जानो और पुलिस वाले, अब तुम तीनों डिसाइड कर लो कि क्या करना है। मैंने तो अपना पूरा पक्का मूड बना लिया है कि मुझे अलग ही रहना है। और हाँ, एक फुल टाइम मेड भी मेरे लिए रखनी पड़ेगी। मेरे सहन करने की सीमा ख़त्म हो चुकी है कि 4 दिन उस बेटे के रहूं और 4 दिन उस बेटे के रहूं। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर तीनों बेटों की नज़रें झुक गईं और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। बहुओं ने भी कहा, बाबूजी, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो, और आपके लिए रोटियां भी अच्छे से ही बनवा देंगे। पर राम प्रसाद जी ने कहा, अब मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊँगा। अगर तुम लोगों को मेरी बात मंजूर नहीं है तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। उस दिन तुम लोगों ने मुझे अपनी पोती को हाथ लगाने पर मारा था, उसके निशान अभी तक मेरे शरीर पर हैं। एक बार जाकर दिखाऊंगा तो तुम लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर तीनों बच्चे बुरी तरह से डर गए। फिर उन्होंने राम प्रसाद जी ने जैसा कहा वैसा ही किया। एक छोटा सा घर लेके दिया। तीनों बेटे आपस में हिस्सा बांट लिया करते थे, जो भी खर्चा आता था। इस तरह राम प्रसाद जी बुढ़ापे में इज्जत की ज़िंदगी जीने लगे। उनके एक कड़क फैसले ने उनके बुढ़ापे को संवार दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम।